हाँ भाई, आवाज आ रही है। ठीक है, चल। होमवर्क में क्या था? और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट के कुछ सवाल। ठीक है, चलो। शीट में आ जाते हैं, फंक्शन एंड आइडिया। चलो, तो C4 हो गया। पार्ट सेकंड में आते हैं, सेक्शन सी में। चलो, इसमें आ जाओ। C1, C2, C3, C4, C5 हो गए सारे। जो घर बैठे हैं उनके एक्सरसाइज ऑन पार्ट सेकंड सेक्शन सी हो गया। ठीक है, पार्ट थर्ड में आते हैं, सेक्शन सी में। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है। C3, C3 में बस वो ध्यान रखना है कि 1 से 4 जो आएगा ना, उसमें वो फ्रैक्शनल पार्ट डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो 1 से 4 आंसर आएगा, उसमें से इंटीजर हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। बस वो ध्यान रखेंगे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गड़बड़ आएगा। चलो, इसके बाद पार्ट थर्ड में आ जाते हैं, सेक्शन सी। हो गया। एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड सेक्शन सी हो गया। पार्ट थर्ड में जो घर बैठे हैं उनको कुछ पूछना। नहीं पूछना, घर वालों का सबका हो गया 1 पार्ट थर्ड का सेक्शन सी। ठीक है, फिर आते हैं हम 2 पार्ट फर्स्ट पे, है ना। इसमें अपने क्वेश्चन थे 5 to 9। बना इसमें से कोई? देखो, 5 तो ये सवाल था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना दे रखा था हमें? 2 दे रखा है ना। ठीक है, अब x और y दोनों जीरो से बड़े दे रखे हैं। x भी जीरो से बड़ा है, हाँ, y भी जीरो से बड़ा है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप केस बना ले थोड़े से। अगर x जीरो से बन जा रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा? जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर y बराबर 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना हो जाएगा? 2। तो y कहीं ना कहीं कहां से कहां तक जाएगा? 2 से 3। अगर x 1 से 2 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना हो गया आपका? 1। तो y आपका गया 1 से 2। फिर आप ले लीजिए इसको 2 से 3, तो ये 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर y 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर y 0। तो y कहां से कहां तक आ गया? 0 से 1। 3 से 4 लेंगे, तो ये 3 आ जाएगा। और ये 3 आ जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y नेगेटिव आएगा, तो y भी नेगेटिव आएगा। तो लेकिन y तो क्या दे रखा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये केस नहीं बनेगा। तो टोटल कितने केस बनेंगे? 3।
अब बस इसका ग्राफ हमें बनाना बचा, बाकी कुछ काम नहीं बचा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, जीरो, एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू थ्री, वाई इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू, वाई इक्वल्स टू थ्री। अब क्या ये कह रहा है कि अगर एक्स जीरो से वन है तो वाई कहां से कहां तक जाना चाहिए, टू से थ्री। तो अगर एक्स जीरो से वन है तो वाई टू से थ्री, तो ये वाला ब्लॉक बन जाएगा। और क्या, एक्स वन से टू है तो वाई भी कहां से कहां तक है, वन से टू, ये वाला ब्लॉक बन जाएगा। इसमें ये वाला ब्लॉक बन जाएगा। तो ये तीन छोटे छोटे स्क्वायर बनेंगे और हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है, वन। हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है, वन। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, थ्री। हर एक स्क्वायर का एरिया वन, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, थ्री। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी केस तो बनाने पड़ेंगे या दूसरा भी अल्ट। 6 में क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन बाई टू लिखा हुआ है, इसको चाहे तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों का सम कितना लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स। अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन हो जाएगी, ये वो एक तरह से दो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम कितना आ गया, वन बाई एट, एट आ गया ना। तो अब तुम चाहो तो वैसे ग्राफ से भी जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई थ्री है ना। तो ज्यादा बेहतर विकल्प क्या होगा, या तो एक्स को आई प्लस एफ ले लो। एक्स को कितना लो, आई प्लस एफ। लेकिन उसमें भी क्या होंगे, तुम्हें केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्स माइनस वन बाई थ्री आ गया, केस बनाने पड़ेंगे। तो जीरो से वन बाई थ्री से टू बाई थ्री, और टू बाई थ्री से वन, तीन केस बनेंगे। और उससे भी बेहतर विकल्प पे जाऊं तो कल जो मैंने एक सवाल कराया था फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करके, टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, एक्स माइनस वन बाई थ्री माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ। तो चूंकि दो फ्रैक्शनल पार्ट होंगे तो सम कहां से कहां तक होगा, जीरो से टू। तो वो जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में बचेगी उसको कहां से कहां तक कर देंगे, जीरो से टू। तो जैसे इसको जीरो से टू करोगे तो तुम्हें एक्स की क्या मिल जाएगी, वैल्यू। और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर केस कम बनाने पड़ेंगे। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो वो केस का, तो जैसे अपने को वहां पे एक ही केस बनाना पड़ा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमें मदद मिल जाएगी। तो फिर एक तरीका वो भी हो सकता था, है ना। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। ये जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। क्योंकि हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऊपर वाली टर्म एक्स से नीचे कितना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर या वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो वो ऑब्वियसली नीचे बड़ा होगा, ऊपर छोटा होगा, तो क्वांटिटी वन से छोटी होगी। और वन से छोटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, जीरो। तो ये सारे के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो दे रखे हैं वो क्या है, जीरो। और अगर ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो दे रखे हैं तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, हंड्रेड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। बस इतना सा बचेगा। आप रूट थ्री के लिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जानते ही हो, कितना होता है। हाँ, तो 0.732, तो 73 आंसर आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई, बस वही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, केस बनाने पड़ेंगे इसमें। ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 32, इसको एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, और एक बार क्या लेना पड़ेगा, जीरो। हाँ, अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है अंदर वाली तो फिर डायरेक्ट इसकी जगह कितना लिख सकते थे, वन। लेकिन नहीं है तो फिर क्या बनाने पड़ेंगे, केस। ये था। और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। दोनों को पॉजिटिव करना है बस। ऊपर वाले को पॉजिटिव करेंगे तो कहां से कहां तक आ जाएगा, टू से थ्री। नीचे वाले को पॉजिटिव करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से छोटा, तो टू से फाइव बाई टू आंसर। तीन तो ले लेंगे बाउंड्री कैसे जो।
ऊपर वाला तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x कहां से कहां तक आया, 2 से 3। नीचे वाले को पॉजिटिव करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट x किससे छोटा होगा, हाफ से। तो 2 से 3 में फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से छोटा चाहिए, तो 2 से 5/2 तक ही तो जाएंगे। 2 से 3 में वो लेना है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से छोटा हो, तो 2 से कहां तक जाएंगे, 5/2, 2 + 1/2, बस वो आंसर। समझ में आई बात। भाई ऊपर वाले को पॉजिटिव किया तो 2 से 3 आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से छोटा चाहिए, तो 2 से 5/2 लेंगे। 3, हाँ 3 तो होगा ना, क्योंकि 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0। हाफ से छोटा, 3 को लेना पड़ेगा, बस उसी को लेंगे, एक और किसको लेंगे, बाकी तो 2 से 5/2 आंसर है। तो बस यही आंसर दे रखा है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सीधा सा सवाल। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, चलो ठीक है, उस पे आते हैं। बताओ उसमें बना लिया। वो सवाल था कि हमें एक तो इसका ग्राफ बनाना था और एक 1 - x² का ग्राफ बनाना था। बना लिए। अलग अलग बना के क्या करना हो, तो एक बार एक ग्राफ पेपर पे दोनों ग्राफ बनाएंगे तभी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पता लगेगा। नहीं सही गलत तो अभी बाद में डिसाइड करेंगे। एक्चुअली पहले मैं कॉपी देखना चाहता हूँ कि जो लोग बना के लाए उनकी। ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इसका ग्राफ अपन ने पढ़ा था क्या। पढ़ा था। हमने जो पढ़ा था वो अलग चीज है और ये जो चीज है वो अलग चीज है। हमने जो पढ़ा था वो अलग है, ये जो है वो अलग है ना। अब देखो चीजों को पहले पहचानना आना चाहिए, तब तो सवाल की बात होगी, है ना। हमने जो अभी तक सीखा था वो था फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स, हमने ये सीखा था। समझ रहे हो, हमने क्या सीखा था, ये सीखा था। और जो अभी लिखा हुआ है वो ये चीज लिखी हुई है, एफ ओ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। जो अभी पूछा गया है वो क्या है, एफ ओ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, दोनों में अंतर है, ये हम सीख चुके हैं। हम ये वाला लिखा हुआ जैसे मोड में नहीं पढ़ा था, एक्स पे मोड लगता है या पूरे एफ एक्स पे मोड लगता है, वो अलग अलग चीज होती है। एक्स पे मोड लगता है और एफ एक्स पे मोड लगता है, वो अलग अलग चीज होती है। तो ऐसे जो अभी हमने सीखा है, जो पिछले 2-4 दिन में हमने सीखा, वो चीज है जिसमें हम मोड ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट किस पे लगा रहे थे, पूरे एफ एक्स पे। और अब मैं किस पे लगाने की बात कर रहा हूँ, एक्स पे। अब मैं किस पे लगाने की बात कर रहा हूँ, एक्स पे। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है वो समझे, कि जब हमें इसका ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे उसके लिए तो मैंने समझा ही दिया, हॉरिजेंटल लाइनें बनाती, वो कर्व को जहां पे कट करती है वहां पे वर्टिकल लाइनें बनाती। जब किस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट लगता है, पूरे पे, है ना। लेकिन अब हम जब बात कर रहे हैं, हम इसकी बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो समझो। बनाएंगे तो वही सबसे पहले किसका, ई की पावर एक्स का। अब आप ऐसे समझे कि जैसे उसमें हम हॉरिजेंटल लाइनें पहले बनाते थे,
वो कर्व को जहां पे कट करती थी वहां पे वर्टिकल लाइनें बनाते थे। यहाँ उल्टा हिसाब है, आप पहले वर्टिकल लाइनें बनाएंगे इंटीजर पे, 0, 1, 2, 3, है ना। वर्टिकल लाइनें कहाँ पे बनाएंगे? हाँ, पहले वर्टिकल लाइनें जहां कर्व को कट करेगी वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइनें जहां पे इसको कट करेगी वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है ना, ज्यादा कुछ करने वाला काम इसमें नहीं होता है। इसमें जो 0 से 1 वाला होता है उसको हम डार्क कर लेते हैं। जो कहां से कहां तक होता है, 0 से 1। भाई ये 0 पे e की पावर 0 कितना होगा, 1, और ये e। ऐसा क्यों करते हैं वो समझो, कि जैसे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, तो मैं कह दूंगा ये e की पावर x हो जाएगा अगर x 0 से 1 होगा तो। अगर x 0 से 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x। क्योंकि 0 से 1 के लिए x बोलूं या फ्रैक्शनल पार्ट x बोलूं एक ही बात है। 0 से 1 के लिए मैं x बोलूं या फ्रैक्शनल पार्ट x बोलूं एक ही बात है। तो आपको सिर्फ 0 से 1 वाला आइडेंटिफाई करना है और फिर बाकी ग्राफ को रिपीट कर देना है, कुछ नहीं देखना। जो ग्राफ यहां बनेगा वही ग्राफ क्या बनेगा, सब जगह बनेगा, बस वही ग्राफ रिपीट होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। हाँ? अच्छा, अब यही रिपीट क्यों होगा, ये रिपीट इसलिए होगा क्योंकि ऐसे समझो, ये x पे फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, तो मुझे बताओ कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.1। फ्रैक्शनल पार्ट 1.1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.1। फ्रैक्शनल पार्ट 2.1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.1। तो जो 0.1 पे वैल्यू वही 1.1 पे वैल्यू वही 2.1 पे वैल्यू, जो वैल्यू 0.2 पे वही 1.2 पे वही 2.2 पे। तो बाकी सारा पोर्शन क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो जब x पे फ्रैक्शनल लगेगा तो इस तरह का कुछ करना पड़ेगा कि 0 से 1 वाले को ब्लॉक करेंगे और उसी को बाकी सब जगह पे क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। अब इसके साथ हमें एक ग्राफ और बनाना था, कौन सा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का ऊपर तो माइनस एक्स स्क्वायर का नीचे, और उसको एक यूनिट कहाँ शिफ्ट करेंगे, ऊपर। तो ये बनेगा आपका किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ कितनी जगह पर कट करेंगे, एक। तो इसका तो सॉल्यूशन आ जाएगा 1। ये दोनों ग्राफ कितनी जगह पर कट करेंगे, एक। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1। हालांकि इस सेगमेंट के ग्राफ को टफ माना जाता है, जिसमें हम किस पे फ्रैक्शन लगाते हैं, एक्स पे। अगर हम वो वाला भी सीख लेना जो इसके पहले वाला सेगमेंट है, तो वो सफिशिएंट होता है ना। वो क्या होता है, सफिशिएंट होता है। अगर थोड़ा बहुत काम भी आता है तो यही वाला काम में आता है, ये वाला बहुत ज्यादा काम नहीं आता है ना। तो दोनों सीखने के चक्कर में इसको भूल जाए तो नुकसान ज्यादा होगा। दोनों सीखने के चक्कर में इसको भूल जाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। और अगर दोनों नहीं करे और सिर्फ इसको भी याद रख लिया तो फायदा ज्यादा होगा, है ना। लेकिन मुझे सारे बताने हैं इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ, है ना। अंतर भी मैंने समझा दिया, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। लेकिन हम सारे सीख के सब गड़बड़ कर दें तो वो नुकसान ज्यादा देने वाला है। नहीं तो अगर हमने ये भी सीख लिया ना तो बहुत है, कोई इसके सीखने नहीं सीखने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना? तो ऊपर वाला भी सीख लिया तो बहुत है ना। एक और ग्राफ इसमें का बना देता हूं मैं। अब जैसे मुझे ग्राफ बनाना होता है इसी का बना देता हूँ। y इक्वल्स टू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y इक्वल्स टू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
अब इसका बनाना होता तो इसको देख लो एक मिनट, फिर बाद में लिख लेना, मैं रुक जाऊंगा। वही e की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा। किसका ग्राफ बनाऊंगा? e की पावर x का। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हम कौन सी लाइनें बनाएंगे? वर्टिकल, है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं, कौन सी? वर्टिकल। ऐसे समझ लो, ये -1 पे, 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, वर्टिकल वाली लाइनें बनाएंगे, है ना। उसको फिर इधर वो मिलाना नहीं मिलाना तुम्हारी इच्छा है, पर पहले वर्टिकल लाइनें बनाओगे। ये वर्टिकल से चलता है, वो किससे चलता था? हॉरिजॉन्टल से। अब ये 0 से 1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करेगा? 0। तो ये वाला ब्लॉक बन जाएगा। फिर 1 से 2 को यहां से देखना, तो तुम्हें याद हो तो जब पूरे पे लगा था तो मैं यहां से देखता था कि इस 0 से 1 को कितना करेंगे? 0। अब मैं x से देखूंगा इसको कि ये जो 1 से 2 होगा x, उसको ये कितना करेगा? 1। तो e की पावर 1 वाला बन जाएगा, e की पावर 1 वाला बनेगा यहाँ। इसको ये कितना कर देगा? 2। तो ये ऐसा है। तो इसमें फिर ये वाली स्टेप बनेगी, इसमें फिर ये वाली स्टेप बनेगी। तो ये x से चलता है, वो fx से चलता था, इसलिए उसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाते थे, फिर देखते थे, और इसमें वर्टिकल से बनाते, क्योंकि इसमें x चेंज होगा ना, समझो यहाँ पे चेंज क्या होगा, एक तरह से x, उसमें पूरा क्या चेंज होता था? fx। उसमें पूरा क्या चेंज होता था? fx, है ना। तो ये है। अब इसमें भी अगर तुम और प्रैक्टिस करना चाहो तो ये दो ग्राफ हम और बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, और एक बना सकते हैं y फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये मैंने दोनों बनाए, ये प्रैक्टिस के लिए तुम लिख लो, जगह छोड़ दो, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं कल फिर बता दूंगा, है? दोनों ग्राफ कल फिर इनको मैं बता दूंगा। y इक्वल्स टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर प्लस 1, है ना। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, कल फिर बता दूंगा, सिखा दूंगा, कोई परेशानी वाला विषय नहीं। लेकिन अगर तुम वो वाला भी सीख जाओगे, कौन सा, जिसमें किस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट लगता है? fx पे, तो भी बड़ी बात मानी जाती है कि हाँ भाई वो तो सीख गए। cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग अलग है भाई। एक इसका ग्राफ जैसे ये बनाया, ऐसे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बनाया फ्रैक्शनल वाला, ऐसे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए एक एक प्रैक्टिस में और कर लेंगे। डिग्री क्या, ये तो रेडियन में ही है। cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x की वैल्यू 1 2 3 रेडियन ही डालेंगे, 1.1 1.2। चलो हो गया ये। अच्छा, तो वो स्पेशल फंक्शन वाला पार्ट अपन ने कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज फंक्शन। अब अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शन। मेरे पेन में से टपक रहा है क्या? ये तो गीली है। चलो लिख लिया ये। अरे इसमें शायद टपकते थे, कई बार कपड़ों पे टपक जाती है, तो हटती नहीं है शायद। चलो फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसमें लिखो एनी रिलेशन डिफाइन फ्रॉम एनी रिलेशन। फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं,
any relation defined from set A to set B, any relation defined from set A to set B, any relation defined from set A to set B is called a function. Any relation defined from set A, any relation है ना, relation से function को define कर सकते हैं, relation का एक particular part function को ला देता है. तो any relation defined from set A to set B is called a function, is called a function. function के बाद लिखो if every element of set A is related to unique element of set B. If every element of set A is related to unique element of set B, दो बाउंडेशन इस पे लग जाती है. If every element of set A is related to unique element of set B. इसको समझते हैं, ये एवरी और यूनिक का है. तो मैं यहाँ बोर्ड पे कुछ 4-5 रिलेशन लिखता हूँ, है ना. ये A to B कोई रिलेशन मैंने डिफाइन किया, R, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. कुछ रिलेशन मैंने लिखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है. फिर समझे बात को. दो बाउंडेशन यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है. एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. इसका क्या मतलब है? एवरी का मतलब है कि एक्स सारे रिलेट होने चाहिए. एवरी का मतलब एक्स सारे रिलेट होने चाहिए. एक्स सारे रिलेट होने चाहिए. तो जैसे ये एक्स रिलेट नहीं हुआ, एक्स रिलेट नहीं हुआ तो ये फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि x4 किसी से रिलेट ही नहीं हुआ. x4 किसी से रिलेट ही नहीं हुआ. तो अगर एवरी का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए. यहां जितने लिखे हैं सारे रिलेट होने चाहिए. तो यहां ये रिलेट नहीं था, खत्म. यहां सब रिलेट है, यहां सब रिलेट है, यहां सब रिलेट है. तो x में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए. अगर x में कोई खाली रह गया तो फंक्शन नहीं है. एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. यूनिक का मतलब ये जो हो रहा है, यहां देखो, जैसे यहां तो यूनिक एलिमेंट है, एक एक्स एक वाई से, एक एक्स एक वाई से, एक एक्स एक वाई से. यहां भी यूनिक है, एक एक्स एक ही वाई से, एक एक्स एक ही वाई से, एक एक्स एक ही वाई से. लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि एक एक्स कितने वाई से रिलेट हो रहा है? 2. तो फिर यूनिक नहीं रहा. एक एक्स किससे रिलेट होना चाहिए? एक ही वाई से. तो ये भी नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है. और ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो एफ ऑफ x1 है वो दो इमेज ले रहा है. y1 भी हो सकता है और y2 भी हो सकता है. ये नहीं हो सकता. यूनिक होना चाहिए.
इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में समझें तो दोनों बाउंडेशन x पे है। अगर x नहीं जुड़ा तो फंक्शन नहीं है, और x एक से ज्यादा से जुड़ गया तो फंक्शन नहीं है। क्या मैंने बोला? x नहीं जुड़ा तो फंक्शन नहीं, x एक से ज्यादा से जुड़ गया तो फंक्शन नहीं। मतलब x जुड़ना भी चाहिए और एक ही से जुड़ना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन है? यस, क्योंकि सारे x जुड़ रहे हैं और एक ही से जुड़ रहे हैं। अब यहां हम देखें, क्या सारे x जुड़ रहे हैं? हाँ। क्या एक x एक ही y से जुड़ रहा है? यस, ये फंक्शन है। y में खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, y में खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, x में खाली नहीं रहना चाहिए। फिर यहां आ जाए, y में खाली है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कोई x खाली है? नहीं। क्या एक x दो y से जुड़ रहा है? नहीं, एक x तो एक ही y से जुड़ रहा है। ये वाला एक x एक ही y से जुड़ रहा है, ये वाला एक x एक ही y से जुड़ रहा है, ये फंक्शन है। y भले ही यहाँ पे तीन y से एक जुड़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, तीन x एक y से जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। फाउंडेशन कहीं ना कहीं किस पे रही? x पे, कि भाई x जुड़ जाए तो एक ही से जुड़े, नहीं जुड़े तो गड़बड़, एक से ज्यादा से जुड़ जाए एक x तो गड़बड़। तो पहले वाला फंक्शन है, दूसरा चौथा और पांचवा, दूसरा तीसरा फंक्शन नहीं है। नहीं जुड़ा तो गड़बड़ है, और एक x दो y से जुड़ गया तो भी गड़बड़ है ना। तो ये अपने पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है। इसको हम एफ ए से बी से डिनोट कर देते हैं, एफ ए टू बी, एफ ए टू बी। और हम बात कर रहे हैं y बराबर एफ एक्स टाइप के फंक्शन की, y टू x। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही कहती है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब every element of A is related to unique element of B. Every element of A is related to unique element of B. लिख लिया? चलो अब कुछ रिलेटेड इससे बातें लिख लेते हैं हम। है ना, कुछ जानकारी जो इससे रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए, अब हम वो लिखते हैं। पहला लिखते हैं, सेट ए इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? डोमेन। सेट ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए को क्या बोला जाता है? डोमेन। उन वैल्यूज का सेट जिनके लिए फंक्शन क्या है? डिफाइन। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, है ना। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। फिर नेक्स्ट आते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y
नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, set of values of y which are actually related to x, set of values of y which are actually related to x, set of values of y which are actually related to x is called, set of values of y which are actually related to x is called range. Set of values of y which are actually related to x is called range, and it is always a subset of codomain, and it is always a subset of codomain. Set of values of y which are actually related to x is called range, and it is always a subset of codomain, and it is always a subset of codomain. क्या मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली क्या है, जैसे ये भी फंक्शन है, केस फर्स्ट की बात करें तो हम, और केस फिफ्थ की बात करें तो ये भी फंक्शन है तो दोनों फंक्शन, लेकिन आप अगर रेंज और कोडोमेन को देखना चाहोगे तो दोनों में अंतर है। जैसे अगर मैं केस फर्स्ट के लिए बात करूं, उसी में लिखना आगे है ना, जैसे मैं केस फर्स्ट बनाने की जरूरत नहीं, बने हुए रखे अपने पास। तो केस फर्स्ट में अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो एक्चुअली रिलेटेड क्या क्या है, y1 y2 y3 तीनों रिलेटेड है, तो रेंज भी यही हुई और कोडोमेन भी यही हुई। लेकिन अगर मैं अपने पांचवें केस पे चला जाऊं तो मैं देखूंगा कि यार रेंज में तो केवल एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा, y1, और ये छोटा होगा किससे, कोडोमेन से, क्योंकि कोडोमेन में तो अभी भी कितने एलिमेंट है, तीन, y1 y2 और y, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या आएगी, सबसेट। सबसेट में दोनों चीजें आती है, बराबर और छोटा, तो रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या आएगी, सबसेट। और रेंज में वही वाई आते हैं जो वास्तविकता में एक्स से क्या होंगे, रिलेटेड, विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू एक्स। अब हो सकता है रेंज कोडोमेन के बराबर और हो सकता है उससे छोटी, बड़ी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वाई इस सेट से बाहर तो जा नहीं सकता। तो रेंज क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू एक्स, एंड इट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये अपन ने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कि भाई बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। बस ये, कुछ भी नहीं आगे। चलो इसके बाद लिखो वैल्यू ऑफ वाई, ये लिख लिया ना, लिखो तो फिर लिखो जल्दी से, ये दोबारा एक और पांच नहीं बनाना, बस लिख देना है। फिर लिखें एक और डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ y for a given x, value of y for a given x is called image. Value of y for a given x is called image. Value of y for a given x is called image. जैसे मुझसे पूछा जाए, मैं केस फर्स्ट के लिए बोलता हूं, वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x इज कॉल्ड इमेज, तो मुझसे कहा जाए कि भाई बताओ इमेज ऑफ x2, तो मेरा जवाब क्या होगा, y। तो वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x इज कॉल्ड इमेज, तो इमेज ऑफ x2 इज y1। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखे, तो नेक्स्ट लिखो वैल्यू ऑफ x फॉर ए गिवन y, value of x for a given y is called, value of x for a given y is called pre-image,
value of x for a given y is called pre-image. Pre-image. Value of x for a given y is called pre-image. तो जैसे मैं इसी केस फर्स्ट में आपसे पूछता कि भाई pre-image of y2, तो क्या बोला जाता x। अच्छा, इमेज और प्री इमेज में एक और चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक तो लिख लिया सबने। तो एक चीज इमेज और प्री इमेज में मैं ऐसे पूछूं तुमसे कि इन ए डिफाइन फंक्शन फॉर एन एलिमेंट इन ए डिफाइन फंक्शन फॉर एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए इन ए डिफाइन फंक्शन फॉर एन एलिमेंट, मुझे तुम ये बता सकते हो कि मिनिमम और मैक्सिमम इमेज कितनी होगी और प्री इमेज कितनी होगी इन ए डिफाइंड फंक्शन फॉर एन एलिमेंट। मिनिमम और मैक्सिमम इमेज और प्री इमेज कितनी हो सकती है। पहले हम इमेज की बात करते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी एलिमेंट के लिए कितनी मिनिमम और मैक्सिमम इमेज हो सकती है। 1 मिनिमम, 1 मैक्सिमम। अरे बेटा पहले पढ़ तो लो। इमेज मतलब गिवन एक्स के लिए वाई की वैल्यू, तो मिनिमम एक एक्स के लिए कितना वाई हो सकता है, 1, और मैक्सिमम भी कितना हो सकता है, 1। ये एक एक्स 2 वाई से थोड़ी ना जुड़ सकता है भाई। एक्स नहीं जुड़ा तो फंक्शन नहीं, और 2 से जुड़ गया तो फंक्शन नहीं। तो इमेज तो मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक एक ही हो सकती है, क्योंकि इमेज मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वाई, इमेज ऑफ x2, तो वैल्यू ऑफ y फॉर ए गिवन x, तो एक x के लिए y तो एक ही होगा। और प्री इमेज क्या है, वैल्यू ऑफ x फॉर ए गिवन y, तो अब गिवन y के लिए मिनिमम कितना हो सकता है, 0। मैं तुमसे पूछूं कि y2 की प्री इमेज क्या है, कोई नहीं है। y3 की प्री इमेज क्या है, कोई नहीं है। तो प्री इमेज मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। मैक्सिमम इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट थोड़ी ना हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में जितने एलिमेंट है उतनी हो सकती भाई। 10 है तो ज्यादा ज्यादा तुम 10 को 1 से जोड़ दो। तो मिनिमम के मैक्सिमम कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट उनके बराबर। तो मैक्सिमम हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, ये यहां तक की बात क्लियर है सबको। जो घर बैठे उनको बात क्लियर है, ये लिख लिया यहाँ तक का सब, ठीक है। अब एक आध सवाल को और समझते हैं। अभी हम बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं डोमेन की। चलो तो चलो एक सवाल लिखो, आइडेंटिफाई दैट फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन और नॉट। आइडेंटिफाई दैट following relation are function or not. Identify that following relation are function or not. Identify that following relation are function or not. हमें आइडेंटिफाई करना है कि मैं जो कुछ रिलेशन लिख रहा हूं ये फंक्शन है या नहीं। मैं जो कुछ रिलेशन लिख रहा हूं ये फंक्शन है या नहीं। क्या मैंने लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 W2 n, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर I2 n।
और y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, x लेस देन इक्वल टू। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं वो फंक्शन है या नहीं। तो अभी तो मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी से मैं देख सकता हूं। तो जैसे मैंने ये बनाया, इधर मेरा क्या हो गया w, इधर कितना हो गया n। w मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 सारे, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सारे। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब 0 किससे रिलेट होगा, 3 से। 1 किससे रिलेट होगा, 4 से। 2 कितना होगा, 5 से। 3 6 से। 4 7 से। 5 कहीं 8 से हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे W में कोई खाली रहने वाला है? भाई दो चीजें देखनी, क्या यहाँ पे कुछ रिलेट नहीं हो पाएगा, नहीं। इधर जो भी नंबर होगा उसके लिए यहाँ पे नंबर मौजूद होगा, मतलब यहाँ पे सब रिलेट होने वाले। क्या यहाँ पे कोई उधर 2 से रिलेट होगा, नहीं। सब एक एक से रिलेट होंगे, तो रिलेट भी हो रहे हैं और सब एक एक से रिलेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन है। हमने देख लिया कि भाई क्या सारे रिलेट हो रहे हैं, हाँ। क्या सब एक एक से ही रिलेट हो रहे हैं, हाँ। तो फंक्शन है। हाँ, अब अगर इसकी रेंज अगर मान लो मुझे लिखनी होती तो रेंज अलग होती। रेंज इसकी क्या हो जाती, n माइनस 1 और 2 रिलेट नहीं होंगे, तो रेंज n माइनस 1 2 होती। लेकिन ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। क्योंकि दो चीज चेक करनी है कि भाई x सारे जुड़ रहे हैं ना, हाँ। कोई x 2 से तो नहीं जुड़ रहा, नहीं। बस ठीक है। चलो दूसरे वाले के लिए बात करें। ये i, ये n है ना। अब i का मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट। n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के एलिमेंट। अब जैसे मैं देख रहा हूं कि यार मैं इसका एलिमेंट 3 ले लूं, तो -3 का स्क्वायर 9। 3 के लिए भी कितना होगा, 9। मान लीजिए मैं 2 और -2 के लिए देखूं तो कितना हो जाएगा, 4। 1 और -1 के लिए देखूं तो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यार जीरो का क्या मैटर है, जीरो का स्क्वायर तो कितना होगा, 0। क्या जीरो यहाँ पे किसी से जुड़ पाएगा, नहीं। जीरो यहाँ पे किसी से जुड़ पाएगा नहीं। और अगर एक भी एलिमेंट इधर ऐसा है जो जुड़ ही नहीं पाया, तो फिर हम कह देंगे ये फंक्शन नहीं है। तो हम कह देंगे ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए तो ईच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएट विद एलिमेंट ऑफ बी। चलो तीसरे पे आते हैं। तो अब तीसरे को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, दोनों जगह इक्वलिटी लगनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 पर अगर मैं यहां से y की वैल्यू की बात करूं तो y कितना आएगा, 5। और अगर मैं इस डेफिनेशन से x बराबर 2 पे y की वैल्यू की बात करूंगा तो कितना आएगा, 6। बाकी से मुझे मतलब नहीं है। मैंने तो एक ऐसी वैल्यू भी अगर बता दी कि भाई x की देखो दो वैल्यू है, 2, और दोनों पे y की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये वही तो चीज बन गई, जब इधर मैं 2 लिखूंगा तो इसको 5 से भी जोड़ूंगा और 6 से भी जोड़ूंगा।
तो एक एक्स पे अगर वाई की दो वैल्यू आती है इसका मतलब फिर ये फंक्शन नहीं है। तीनों एग्जांपल इसलिए लिए कि भाई ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों नहीं है और वो फंक्शन क्यों नहीं है। अच्छा, कल तुम्हारी फर्स्ट स्लॉट में एमआरएस मैडम की क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है कल, ये ना। कल पहले स्लॉट में क्लास नहीं है ना तुम्हारी। कल तुम्हारी कितनी क्लास है, कौन कौन से स्लॉट में? सेकंड और थर्ड में। हाँ, तो अब कल तुम्हारी सेकंड और थर्ड स्लॉट में क्लास है, तो कल तुम्हारी फर्स्ट स्लॉट में क्लास होगी, हाँ, एमआरएस मैडम की। तो वो कल तुम्हारी क्लास लेंगे फर्स्ट स्लॉट में, इसका मतलब कल तुम्हारी कितनी क्लास है, 3। है ना। ये अनाउंसमेंट था तुम्हारे लिए, और ये अनाउंसमेंट भी मुझसे करवाया गया है, मतलब हालांकि मैं इस आप कहोगी नहीं हूँ, है ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है ना, है ना? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। मैं कभी भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, है ना। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं पूरे साल में कभी भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, है ना। कोशिश ये करूंगा कभी कभार क्लास कैंसिल कर दूं, है ना। हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब जितना टाइम मुझे अलॉट हुआ है उससे 2-5 कम में मैं अपना काम पूरा कर दूं, ताकि 2-5 क्लास तुम्हें ज्यादा रिवीजन के लिए मिल जाए, मतलब तुम्हें समय ज्यादा मिल जाए, है ना। क्योंकि वास्तविक स्थिति देखी जाए तो यही है कि जितना ज्यादा तुम अपने आप को समय दोगे ना पढ़ने के लिए, उतना ही ज्यादा सीखोगे। चलो, ये हो गया, तीनों क्लियर है ये एग्जांपल सबको। ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक एक्स रिलेट होने से ही बच गया, और वो फंक्शन यही है क्योंकि एक एक्स पे वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, तो चलो ये हो गया काम। और एक आध दो बात हम यहाँ पे सीख लेते हैं, एक और स्टार बना के पॉइंट लिखो, है ना। एक और स्टार बना के पॉइंट लिखो। ग्राफिकली ग्राफिकली graphically if there exists a line 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 parallel to y-axis graphically if there exists a line parallel to y-axis which cuts graph of y equals to fx which cuts graph of y equals to fx which cuts graph of y equals to fx at more than one point at more than one point at more than one point, then it is not a function, then it is not a function। एक बार दोबारा पूरा बोलता हूं, है ना। Graphically if there exists a line parallel to y-axis which cuts graph of y equals to fx at more than one point, then it is not a function। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं दो ग्राफ बनाता हूं, एक तो मैं बनाता हूं y इक्वल्स टू रूट एक्स का, तो y इक्वल्स टू रूट एक्स से पॉजिटिव वाला बनता है, और एक कर्व है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसका ग्राफ ये पूरा बनता है, 4x वाला होता है ना, वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो ये दो है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इसमें तो आप कोई भी वर्टिकल लाइन बनाओगे वाई एक्सिस के पैरेलल, कितनी जगह पे कट करेगी, एक। लेकिन यहाँ पे अगर आप लाइन बनाने जाओगे तो कितनी जगह कट करेगी, दो। तो ये तो फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि समझो अगर एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करी, इसका मतलब क्या है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की कितनी वैल्यू है, दो।
तो फिर फंक्शन कैसे होगा? तो वही चीज अगर हम ग्राफिकली समझे तो भी मीनिंग वही है कि अगर एक भी लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर गई वाई एक्सिस के पैरेलल जो फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि एक एक्स के लिए वाई की एक से ज्यादा वैल्यू है, और एक एक्स के लिए अगर वाई की एक से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो किसी का ग्राफ बना हुआ और हमें देखना है फंक्शन है या नहीं, तो हम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि there exists a line parallel to y-axis which cuts more than one point, then it is not a function। ये एक बात हुई। लिख लिया। एक चीज और हम यहाँ पे समझे, जैसे में हमने ये सीख लिया था कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर सेट ए में इतने एलिमेंट है, सेट बी में इतने एलिमेंट हैं, तो ए से बी में कुल कितने रिलेशन डिफाइन होते हैं, सीख लिया था। ऐसे ही यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ए में मेरे पास 5 एलिमेंट है ना, और बी में मान लीजिए मेरे पास 4 एलिमेंट है ना। तो मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कितने नंबर ऑफ फंक्शन में ए से बी में डिफाइन कर सकता हूं? तो समझे, देखा कितने कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें मान लीजिए 5 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 5। और इसमें कितने हैं? 4। अब मैं ए से बी में फंक्शन बनाना शुरू करता हूँ। तो अगर मैं ए से बी में फंक्शन बनाना शुरू करूं तो इसको जोड़ने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। भाई सबसे पहले इसको तो जोड़ूंगा, तो मेरी इच्छा है किससे जोड़ू, मैं इससे जोड़ू तो अलग फंक्शन बन जाएगा, इससे जोड़ू तो अलग बन जाएगा। तो इस पहले एलिमेंट को जोड़ने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। मान लीजिए किसी भी एक से जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब मैं इस दूसरे को जोड़ना चाह रहा हूँ, तो इस दूसरे को जोड़ने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। अभी तो मैंने कहा कि अगर ये सारे एक से जुड़ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक से जुड़ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी इच्छा है तो इस पे जोड़ो, मेरी इच्छा है तो इस पे जोड़ो। तो इसका मतलब दूसरे को जोड़ने के लिए मेरे पास फिर कितने ऑप्शन है? 4। तीसरे को जोड़ने के 4, चौथे को जोड़ने के 4, और पांचवे को भी जोड़ने के कितने? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 की पावर 5। अब इसमें एक्चुअली फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखाते वैसे, जैसे वहां तो अपन ने लिख लिया था कि m है n है तो 2 की पावर m है। यहाँ फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखाते। मान लो मैं कह दूं कि यहाँ पे इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो मैं तुम्हें कह दूं कि भाई चलो तुम याद रख लो कि नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? n की पावर m। लेकिन ये क्या, n m कंफ्यूज करते हैं हमेशा, है ना। वो उल्टे सीधे हो जाएंगे, n की जगह m लिख जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो वैसे इसको सीधा सा समझ के भी रखिए कि भाई पहले को बांटने के 4, दूसरे को फिर बांटने के 4, फिर तीसरे को फिर बांटने के 4, चारों में से किसी से भी एसोसिएट कर लो। तो 4 4 4 कितनी बार आया? 4 की पावर 5 बार आया। लिख लिया? चलो। तो ये कहीं ना कहीं हमने फंक्शन की डेफिनेशन को समझा
क्या फंक्शन होता है क्या नहीं है। चलो अब जो पहला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इसमें वो है हाउ टू फाइंड डोमेन। हाउ टू फाइंड डोमेन, है ना। डोमेन मतलब हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन, है ना। चाहो तो आप लिख भी लें वापस से एक बार। हाउ टू फाइंड डोमेन, नीचे इन्वर्टेड कोमा में लिखें सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। हाउ टू फाइंड डोमेन, डोमेन निकालनी है मतलब हम वो वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज डिफाइंड, है ना। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज डिफाइंड, है ना। अब मैं कुछ फंक्शन लिखूंगा, है ना, और उनके डिफाइन होने की कंडीशन, है ना। डिफाइन होने की कंडीशन, डिफाइन होने की कंडीशन लिख रहा हूं, है ना। डिफाइन होने की क्या लिख रहा हूं, कंडीशन। तो वही सारी कंडीशन लिखूंगा जो तुमने पढ़ रखी है। y इक्वल्स टू रूट एफ एक्स कब डिफाइन होता है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा फिर लिखता हूं मैं y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं हो बाकी कोई दिक्कत नहीं कुछ भी। अच्छा तीसरा लिखता हूं y इक्वल्स टू लॉग ए एफ एक्स। तो अपने को पता है कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए, वन। लॉग की डोमेन, लॉग कहाँ कहाँ पे डिफाइन है कहाँ कहाँ पे नहीं है। फोर्थ आते हैं y इक्वल्स टू फैक्टोरियल x लिखा हुआ है। बाइनोमियल पीएन से पढ़ा दिया हमने। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि फैक्टोरियल x कब डिफाइन होता है। x बिलोंग्स टू होल नंबर, उसी के लिए तो होता है फैक्टोरियल डिफाइन। भाई फैक्टोरियल 0 निकालते हैं, 1 निकालते हैं, 2 निकालते हैं, फैक्टोरियल -1 थोड़ी ना निकालते हैं। फैक्टोरियल हाफ 3/2 थोड़ी ना निकालते हैं। तो फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइन होता है, होल नंबर्स के लिए। अच्छा ये एनसीआर किसके लिए डिफाइन होता है, एनसीआर एनसीएक्स जो भी बोले। भूल भुला गए। n belongs to whole number, r belongs to whole number and n greater than equal r। n belongs to whole number। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। लेकिन वो आसान याद रखना पड़ेगा ना, याद तो रखना पड़ेगा आसान। तो वो याद रहेगा तभी पेपर में होगा। भाई हम दुनिया जहान का पढ़ लें और याद कुछ भी नहीं रखें, फिर बस पढ़ना नहीं पढ़ना बेकार। याद रखेंगे तभी काम चलेगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि भाई सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या याद रख लेना, आसान। चलो एनसीआर की लिख ली। एक और लिख लेते हैं, ये तो वो सारे फंक्शन है जो तुमने पढ़ रखे हैं, मतलब इनसे जो डोमेन निकाली वो भी तुम्हारी डोमेन। ये सब तो पढ़ा हुआ है तुम्हारा। अब हमने जो पढ़ाया 12th में, हालांकि 11th में भी हमने ही पढ़ाया, तो हमने जो 12th में पढ़ाया वो तो बहुत बढ़िया फंक्शन है सारे। y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट x, सिग्नम x, है ना, या ऑड स्क्वायर रूट, इस तरह का जो मोड वोड जो भी होते हैं, इन सब के लिए तो डोमेन कितनी होती है, x बिलोंग्स टू r, है ना। इन सब के लिए डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू, ये हमेशा डिफाइन है ना। मॉड भी हमेशा डिफाइन होता है, डिनोमिनेटर में आएगा तो बात अलग है, बस सिंपल जो मॉड होता है ना, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा डिफाइन, फ्रैक्शनल पार्ट इनके लिए कोई अलग से डोमेन की कंडीशन नहीं होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ऑड स्क्वायर रूट इसलिए लिखा है कि जैसे इवन स्क्वायर रूट होता है तब तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 है, 0 से बड़ी। लेकिन ऑड स्क्वायर रूट होता है फिर कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें सब चलता है।
ठीक है, तो ये फंक्शन है और इनके डोमेन की कंडीशन है, मतलब ये कहां कहां पे डिफाइन होती है। अब एक सवाल लिखिए, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम भी नंबर डाल के क्वेश्चन लिखते जाओ, है ना। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर अंडर रूट 6 + 35x - 6x स्क्वायर अपॉन x² + 2x + 8। y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos x - 1। y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos x - 1 प्लस अंडर रूट 6 + 35x - 6x स्क्वायर। 4 y equals to log of x square into x plus 1। 5 y equals to log 1/2 1 minus log 5 x square minus 4। y equals to under root greatest integer x plus greatest integer minus x upon fractional part x। 7 y equals to log fractional part x greatest integer x plus log greatest integer x fractional part x। 8 y equals to under root of 3 minus 2 की पावर x 2 की पावर 1 minus x upon under root of minus log 0.3 x minus 1। 9 y equals to e की पावर x plus sin x plus 1 upon under root 1 minus sin x minus under root sin cos x और thus y equals to e की पावर greatest integer fractional part x plus signum x minus x की पावर 1/3 plus 1 upon under root x plus mod x plus x की whole power x। एक बार मैं सारे सवाल दोबारा पढ़ देता हूं। y equals to under root 6 + 35x - 6x square upon x² + 2x + 8। y equals to under root 2 cos x - 1। थर्ड क्वेश्चन है y equals to under root 2 cos x - 1 plus 6 + 35x - 6x square। फोर्थ है y equals to log बेस में x स्क्वायर है, नंबर की जगह x + 1 है। बेस में एक्स स्क्वायर, नंबर की जगह x + 1। फिफ्थ में है y इक्वल्स टू लॉग, पहले एक लॉग है जिसका बेस हाफ है, फिर नंबर की जगह है 1 माइनस लॉग x² - 4 टू द बेस 5। 6 नंबर पे लिखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x। 7 नंबर पे लिखा है y इक्वल्स टू लॉग, एक बार बेस में फ्रैक्शनल पार्ट x, नंबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, एक बार लॉग के बेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, नंबर पे फ्रैक्शनल पार्ट x। फिर 8 नंबर पे लिखा है y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट माइनस लॉग 0.3, बेस में है 0.3 और नंबर की जगह है x - 1।
फिर 9 में लिखा है y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस साइन एक्स, ये e की पावर में है, ये x प्लस साइन एक्स है ना। फिर प्लस में लिखा हुआ है, वो तो खत्म हो गया ऊपर, प्लस 1/√1 माइनस साइन एक्स माइनस √sin cos x। और 10 में लिखा है y इक्वल्स टू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस सिग्नम x माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1/√x प्लस मॉड x प्लस x की पावर x, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है कि भाई अंडर रूट की डोमेन तुम जानते हो, लॉग की डोमेन तुम जानते हो, हाँ है ना। भैया अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से बड़ा करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको करेंगे तो cos x हाफ से बड़ा हो जाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बनेगी, सोल्व कर लेंगे। कई बार जब ज्यादा फंक्शन होते हैं तो हमें दोनों की डोमेन का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। भी जानते हैं अपन कि भाई सारी डोमेन निकाल लेंगे, जितनी भी कंडीशनें हैं, फिर सबका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। अगर ज्यादा फंक्शन है जैसे इसमें है या उसमें है तो ये है। अब ये सारे सवाल तुम्हें घर से करने हैं, ये सारे सवाल तुम्हें घर से करने हैं। मतलब तुम्हें अगर ये नहीं आएंगे तो मैं सारे बता दूंगा, तुम्हें अगर ये नहीं आएंगे तो मैं सारे बता दूंगा। मॉड एक्स, एक्स प्लस मॉड एक्स लिखा है और ये एक्स की पावर एक्स लिखा है। तो अगर तुम्हें नहीं आएंगे तो मैं वैसे भी मुझे सारे ही बताने, तुम तो पहला है या दूसरा एक आध दो करने वाले हो, है ना। लेकिन क्या है कि तुम्हें इनको ट्राई सबको करना है, क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं है भाई। नया तो यही है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है ये भी हमने सीखा, वो जो बेसिक है बस उतना ही जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा उससे जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, आज मैं दूसरा होमवर्क नहीं दूंगा, है ना। इसके अलावा मैं आज और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ डीपीपी शीट में से, यही होमवर्क में भी यही है। तो हमें इसमें से हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हम अटेम्प्ट इसलिए करेंगे क्योंकि तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें समझ आएगा अच्छा तुम इस जगह पे अटके हो, फिर मैं बताऊंगा तो तू समझ में आएगा अच्छा ये प्रॉब्लम थी, हम ये नहीं समझ पाए थे और सॉल्यूशन में ये होगा, है ना। तो तुम्हें इन सबको अटेम्प्ट करना है और मैं इन सबको तुम्हें बताऊंगा अगर तुमसे नहीं होंगे तो। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ रखे हैं, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ रखे हैं। नहीं होगा तो मैं सारे बताऊंगा, है ना। चलो, तो अब आज अपने को रखना तो इतना ही है, तुम करना शुरू कर दो पहले से ही, पहले से करना शुरू करो। पहले यही पूरा करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो तुम पहले से शुरू करो और पहले का आंसर निकाल के बताओ। वेरी गुड, एक बच्चे ने पहले का आंसर लिख भी दिया है। एक बच्चा पूछ रहा है सर cosec sin x में x रियल नंबर होता है। हाँ, cosec sin x की डोमेन तो x बिलोंग्स टू r ही होती है ना, क्योंकि cos sin हमेशा डिफाइन होता है। tan की डोमेन अपने को पता है कि x बिलोंग्स टू r में से क्या हटाते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि वहां पे tan डिफाइन नहीं होता है। फर्स्ट वाला आसान हो गया होगा। ना, तो आज अपने होमवर्क में भी यही रहेगा, हमें हर सवाल को अटेम्प्ट करना है ताकि हम समझ सकें। जैसे ये लॉग के सवाल तो सेम अपने 11th में भी थे, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वही सब चीजें हमें दोबारा देखने को मिलेगी।
तो जो बन जाएगा वो ठीक है, जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा सारे। पहले वाले का आंसर कितना आना है? -1/6 से 6 आएगा। नीचे वाली जो क्वाड्रेटिक है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, उसके तो फैक्टर ही नहीं होंगे। उसके थोड़ी ना फैक्टर होंगे, सिर्फ ऊपर वाली के फैक्टर नहीं होंगे। भाई अपन ने इनइक्वालिटी में पढ़ा था ना, जिसके फैक्टर नहीं होते उसका क्या चेक करते हैं, नेचर। तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो रहे हैं, नीचे वाली के तो फैक्टर ही नहीं होना है। तो फैक्टर नहीं होने हैं तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 करना पड़ेगा, मतलब उसका नेचर चेक करना पड़ेगा। तो अगर तुम पहले वाले को सोल्व करोगे तो क्या चीज आई, ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा ये। अब इसमें से पहले तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, है ना। या तुम चाहो तो जैसे ग्रेटर देन इक्वल है तो पहले इसको देखो, इसके फैक्टर नहीं होंगे। इसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है। और किसी क्वाड्रेटिक का अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है तो फिर वो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो इस वजह से इसको तो हटा देंगे, तो सिर्फ यही बचेगा अपने पास। अब इसमें भी पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, है ना। अब इसके फैक्टर हो जाते हैं 6x+1 और x-6, करेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, -1/6 से 6। अब फिर देखो वापस इनइक्वलिटी यूज होगी सब जगह। तो ये जिन लोगों ने नहीं कल गड़बड़ की थी उन्होंने देखी थी घर जाके इनइक्वलिटी। मतलब वो सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा, है ना। ठीक है, चलो तो सब ट्राई करना, यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो एक बार तुम सारे ट्राई कर लो, है ना। फिर अपन इनको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या आंसर आया और मेरा क्या आंसर आएगा, है ना। और नंबर डाल डाल के कर लेना, तुम्हें लगे कि यार ये टफ पड़ रहा है तो इसको बाद में कर लेना, पहले 4 को कर लेना, 5 को कर लेना, नंबर डाले अपन नंबर से डिस्कस करेंगे। तो जो तुम्हें आसान लगे वो पहले अटेम्प्ट कर लेना, जो टफ लगे वो बाद में अटेम्प्ट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑर्डर से करने की कोई जरूरत है, बस नंबर डाल के इसको अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। चलो तो यहीं तक फिर अगली क्लास में करेंगे, है ना, कल है ना। तो कल करेंगे इसको, ठीक है, चलो।